आज मैं एक साइंस फिक्शन फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम लेफ्ट बिहाइंड है। फिल्म के स्टार्ट में क्लोई स्टील न्यूयॉर्क JFK एयरपोर्ट पर पहुंचती है। वो अपनी मां एरिन को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि वो जल्दी घर पहुंच जाएगी। उसके बाद वो अपने बाप से बात करवाने का कहती है, लेकिन एरिन ने बताया कि वो इस वक्त घर पर नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई अपने बाप की बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क आई है कि वो पूरी फैमिली मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, लेकिन उसके पायलट बाप यानी रैफर्ड को अचानक लंदन बुला लिया गया है। ये सुनकर अपनी माँ से पूछती है कि वो कौन सी फ्लाइट पर जाएंगे। एरिन फिर उसे फ्लाइट नंबर बताती है और क्लोई को मालूम होता है कि प्लेन JFK एयरपोर्ट से ही रवाना होगा। इस तरह वो लाउंज में इंतज़ार करने का फैसला करती है, इस उम्मीद पर कि वो अपने बाप के जाने से पहले बातचीत कर सके। क्लोई जब लाउंज में होती है तब एक मशहूर टीवी प्रेजेंटर कैमरून विलियम्स को देखती है जो चंद लोगों से घिरा हुआ है, और एक औरत जिसके हाथ में किताब है उसने उससे पूछा क्या वो बाइबल पढ़ता है। कैमरून मजाक में कहता है कि वो पढ़ता है। औरत मुस्कुराकर उसे बाइबल की आयत बताती है कि ये आफात और जंगें दुनिया के ख़त्म होने की निशानियां हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, क्लोई ने उस औरत की बात काट कर कैमरून विलियम्स की जान छुड़वाई। बाहर कैप्टन रैफर्ड अपनी कार में एयरपोर्ट की पार्किंग एरिया में पहुंचता है तो उसने नौजवान और खूबसूरत एयर होस्टेस हैटी डॉरहम को देखकर अपनी शादी वाली रिंग उतार दी और उसकी तरफ चल पड़ा। हैटी को अंदाज़ा नहीं है कि वो शादीशुदा है और दोनों के दरमियान रोमांटिक अट्रैक्शन है। फिर वो एक साथ एयरपोर्ट के लाउंज में दाखिल होते हैं जहां कैमरून क्लोई से काफ़ी मुतासिर है और एयरपोर्ट के कैफ़े में दोनों बातचीत करने लगते हैं। फिर वो बताती है कि वो अपने बाप का इंतज़ार कर रही है। तभी अपने बाप को लाउंज में आते हुए देखती है और रैफर्ड क्लोई को देखकर उसकी तरफ जाता है और बाप बेटी एक दूसरे को गले मिलते हैं। उसके बाद रैफर्ड कैमरून को करीबी खड़ा देखता है और पूछता है क्या वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्लोई ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर रैफर्ड कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो न्यूयॉर्क आ रही है। क्लोई कहती है कि पूरी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। रैफर्ड बताता है कि फ़्लाइट से वापस आने में मुझे बहुत देर हो जाएगी। दोनों फिर एरिन के बारे में बात करते हैं जो इन दोनों काफ़ी मजहबी हो चुकी है और उससे पता चलता है कि बाप बेटी दोनों हर वक्त एरिन का मजहब के बारे में बात करने से तंग हैं। इसीलिए क्लोई घर बहुत कम आती है और जबकि रैफर्ड बहुत ज़्यादा बिजी रहना पसंद करता है। बातचीत के बाद रैफर्ड उसे अपनी कार की चाबियां देकर कहता है कि उसे अपनी फ्लाइट के लिए देर हो रही है और हैटी के साथ चला जाता है जो उसका शिद्दत से इंतजार कर रही थी। चंद मिनट बाद कैमरून एक बार फिर क्लोई के पास जाता है जो अभी भी कैफे में है। कैमरून क्लोई को अपना नंबर देता है और वहां से चला जाता है क्योंकि वो भी लंदन के लिए उसी फ्लाइट पर जा रहा होता है जिसमें कैप्टन रैफर्ड पायलट होता है। नेक्स्ट सीन में क्लोई घर पहुंचकर अपनी माँ और छोटे भाई से मिलती है और आपस में बातें करने लगती हैं, लेकिन क्लोई की माँ मजहब के बारे में बात करती है जिससे क्लोई को गुस्सा आ जाता है और अचानक वहां से चली जाती है। उसका छोटा भाई उसका पीछा करता है। फिर वो दोनों मॉल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन रैफर्ड प्लेन में इंटर होकर हैटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है जहां उसका को पायलट उसे बर्थडे विश करता है। प्लेन में सवार एक छोटा आदमी अपना सामान ओवरहेड स्टोरेज के केबिन में रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा आदमी उठकर उसकी मदद करने लगता है। लेकिन छोटा शरीफ आदमी चीखना शुरू कर देता है कि वो छोटा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे मदद की ज़रूरत है। इसी दौरान मॉल में क्लोई अपने भाई को बताती है कि वो आज सुबह एयरपोर्ट पर बाबा से मिली थी। वो झूठ बोलती है कि रैफर्ड ने उसके बारे में बहुत बातें की। फिर उसने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा कि वो एक दिन बेसबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी होगा, लेकिन उसी लम्हे लड़का अचानक हवा में गायब हो जाता है। सिर्फ उसके कपड़े बाकी रह गए जो जमीन पर गिरते हैं। कंफ्यूज क्लोई आसपास देखती है कि मॉल में मौजूद तमाम बच्चों और कुछ बूढ़ों के साथ भी यही हुआ है। उसके बाद यह सीन प्लेन में शिफ्ट होता है जहां तमाम बच्चे और को पायलट भी अपने कपड़े छोड़कर गायब हैं। उससे पैसेंजर्स खौफजदा हो जाते हैं और कुछ लोग ये जानने के लिए पायलट के रूम की तरफ भागते हैं कि माजरा क्या है, लेकिन रैफर्ड ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरा देता है और सबको अपनी सीट्स पर वापस बैठने को कहता है। अब प्लेन में एक पायलट है और रैफर्ड ने सबको कहा कि वो अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लें। उसके बाद वो मदद के लिए कंट्रोल टावर पर बात करने की कोशिश करता है।
वहां से कोई जवाब नहीं मिलता और कंट्रोल टावर में मौजूद कई लोग भी लापता हैं। उसने अपने सेल फोन निकाला और घर फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मॉल में जब क्लोई अपने भाई को तलाश कर रही है, एक कार बगैर ड्राइवर के अचानक सामने की खिड़की से टकरा गई। उससे मॉल के अंदर अफरा तफरी फैल जाती है और सिचुएशन मजीद उस वक्त खराब होती है जब लुटेरे लोगों के पैसे चुराना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद कंफ्यूज क्लोई पार्किंग की तरफ निकल जाती है, लेकिन यहाँ भी सूरत हाल वैसे ही दिखाई देती है कि लोग अपने खोए हुओं को ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही क्लोई अपने बाप की गाड़ी की तरफ बढ़ती है तो एक छोटा प्लेन गाड़ी से टकरा जाता है। क्लोई खौफजदा होकर सड़क पर भागती है, जहां उसने देखा कि एक स्कूल बस उसके बिल्कुल सामने टकरा रही है। क्लोई मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बस खाली है। दूसरी तरफ प्लेन के अंदर रैफर्ड दबाव को नॉर्मल करता है। जब हर कोई अपनी सीट्स पर वापस आ जाता है, उसके बाद पैसेंजर अपने ऑक्सीजन मास्क उतारकर बहस करने लगते हैं कि गायब लोगों के साथ क्या हुआ होगा। इसी दौरान क्लोई को आखिरकार एहसास हुआ कि पूरा शहर अफरा तफरी का शिकार है। बेशक उसे कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन उसको अंदाजा है कि उसके भाई को अस्पताल ले जाया गया होगा। इस तरह वो करीबी अस्पताल में भागती है और वहां उसे पता चला कि जिस कमरे में न्यू बॉर्न बेबीज को रखा गया वो बिल्कुल खाली है। फिर एक नर्स उसे बताती है कि मुल्क का हर अस्पताल एक ही प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। उसका मतलब है कि दुनिया में बच्चों की पूरी आबादी शायद खत्म हो चुकी है। अगले सीन में रैफर्ड को पता चलता है कि उसके को पायलट के पास एक घड़ी थी जिसमें जॉन 3:16 लिखा था। उसे अचानक याद आता है कि किस तरह उसकी बीवी बाइबल के एक इंसिडेंट के बारे में बात करती थी जिसे रैप्चर कहते हैं। उस इंसिडेंट में वो तमाम लोग जो खुदा पर यकीन रखते थे उन बच्चों के साथ जो खुदा को जानबूझकर मुस्तरद करने के लिए बहुत छोटे हैं, जमीन से गायब हो जाएंगे और वो जन्नत में लाए जाएंगे। वो ठीक कहती थी, बेखुदी हो गई है जिसकी वजह से तमाम बिलीवर गायब जन्नत में चले गए हैं और जबकि नॉन बिलीवर जमीन पर बाकी रह गए हैं। उसके बाद मुसाफिरों के कैबिन से कैमरोन को परों पर केमिकल बहता नजर आता है और जल्दी उसमें आग लग जाती है। वो खौफजदा होकर पायलट के रूम की तरफ भागता है और रैफर्ड को परों पर लगी आग के बारे में बताता है। रैफर्ड पहले स्क्रीन पर देख लेता है कि फ्यूल लीक है। न्यूयॉर्क में क्लोई जवाब ढूंढने के लिए चर्च में जाती है। वो एक पादरी से मिलती है जो बताता है कि यह रैप्चर है और जो भी गायब हो गया है वो जन्नत में चला गया है और काफिर जमीन पर फंस गए हैं। उन्हें खुदा की तरफ से फैसला करने से पहले कई सालों की तारीकी का सामना करना पड़ेगा। ये बात क्लोई को हैरान करती है कि पादरी साहब खुद भी जमीन पर घूम रहे हैं और मुझे भाषण झाड़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो भी नॉन बिलीवर हैं। प्लेन में रैफर्ड ने कैमरोन को बताया कि लगी आग जल्द बुझ जाएगी, लेकिन फ्यूल लीक होने के बाद भी इतना फ्यूल रह जाएगा कि न्यूयॉर्क वापस पहुंच सके। उन्हें इससे भी बड़ी परेशानी का सामना है क्योंकि रैफर्ड को JFK एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से कोई राब्ता करने में कामयाबी नहीं हो सकी। अपनी फैमिली के बारे में भी बेचैन है और रैफर्ड ने कैमरोन से अपनी बेटी को फोन करने को कहा, लेकिन वो इंकशाफ करता है कि वो चंद घंटों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर के बाद रैफर्ड कंट्रोल टावर में किसी से राब्ता करता है, लेकिन ऑपरेटर बताता है कि एयरपोर्ट मलबे से भरा हुआ है और वो नहीं जानता कि उनका प्लेन कहां उतर सकेगा। फिर रैफर्ड किसी और एयरपोर्ट पर राब्ता करता है, लेकिन वहां पर भी रेडियो ऑपरेटर बताता है कि दुनिया भर के तमाम हवाई अड्डे इस अजीबोगरीब अफरा तफरी का सामना कर रहे हैं। ये रैफर्ड को परेशान करता है और उसे एहसास होता है कि सूरत हाल उसके ख्याल से कहीं ज्यादा संगीन है। उसके बावजूद वो JFK जाने का फैसला करता है और किसी तरह जहाज को लैंड करने की कोशिश करता है क्योंकि इस वक्त यही सबसे महफूज ऑप्शन है। उसके बाद कैमरोन मुसाफिरों के कैबिन की तरफ जाता है जहां एक औरत मुसाफिरों पर बंदूक तानी हुई है और लोगों से पूछ रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है, जिससे जाहिर होता है कि उसका दिमाग हिल गया है क्योंकि उसकी बेटी अचानक से गायब हो चुकी है। इसलिए वो सब पर अपनी बेटी के गायब होने का इल्जाम लगाती है। कैमरोन उसे काम डाउन करता है। दूसरी तरफ क्लोई को देखते हैं जो समझती है कि उसके बाप का जहाज गिरकर तबाह हो गया है और उसकी माँ और भाई भी गायब हो चुके हैं, लिहाजा वो ये समझती है अब उसे जीने का कोई हक नहीं। इस तरह वो पुल की चोटी पर चढ़ती है और खुदकुशी करने लगती है। दूसरी तरफ रैफर्ड क्लोई को कॉल करता है। जो अपने बाप की कॉल देखती है तो रुक जाती है और खुदकुशी का फैसला खत्म कर देती है। रैफर्ड अपनी बेटी से माफी मांगता है और बताता है कि उसकी माँ ठीक कहती थी। फिर वो बताता है कि हवाई जहाज का फ्यूल खत्म हो रहा है और वो नहीं जानता कि वो सेफली लैंड कर सकता है या नहीं। क्लोई अपने बाप से कहती है कि उसे जहाज की लैंडिंग के लिए वो उसकी मदद करेगी।
और वो हाईवे के किनारे एक कंस्ट्रक्शन जगह पर पहुंच जाती है। करीबी पिकअप ट्रक का इस्तेमाल करते हुए वो मौके पर मौजूद तमाम नाकाबंदियों को साफ करती है ताकि उसके पास हवाई जहाज को उतारने के लिए काफी जगह हो। फिर वो रोड पर आग जलाती है ताकि जहाज को लैंड करने के लिए जगह दिखा सके और रैफर्ड वो आग देख लेता है और महारत से जहाज को उस तरफ ले जाता है और एक खौफनाक स्लाइडिंग के बाद हवाई जहाज महफूज तरीके से रुक जाता है और फिर सारे मुसाफिर त्यारे से उतर जाते हैं और उनमें से एक चीख कर कहता है कि अब हम सुकून में हैं। लेकिन क्लोई कहती है कि अभी तो परेशानियां शुरू हुई हैं और फिल्म यहाँ एंड हो जाती है।